नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। तुरंत कोरोना वायरस की जांच करवाएं, क्योंकि ये देखने में आया है कि देश में कोविड-19 से मरने वालों का जो आंकड़ा बढ़ रहा है उसकी एक वजह यह भी है कि कई लोग सही वक्त पर कोरोना की जांच नहीं करवाते, इलाज नहीं करवाते और इसे नजरअंदाज करते रहते हैं। एएनबी न्यूज आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि अगर किसी में भी कोरोना वायरस के लक्षण दिख रहे हैं तो जल्द ही जांच करवाएं और वायरस को जड़ से मिटाने में सहयोग करें। चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। अभी भारतीय टीम के लिए धोनी खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे और हालांकि एमएस धोनी आईपीएल खेलते रहेंगे और ऐसे में उनके प्रशंसक आईपीएल में धोनी को खेलते हुए देख सकते हैं। 39 वर्षीय एमएस धोनी टेस्ट क्रिकेट से पहले ही संन्यास का ऐलान कर चुके हैं और हालांकि वनडे और टी20 में भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बने हुए थे, लेकिन अब धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है और धोनी क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया के कप्तान भी रह चुके हैं। साथ ही धोनी के नाम कई बड़े कीर्तिमान भी दर्ज हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने इंस्टाग्राम में एक पोस्ट की है जिसमें उन्होंने संन्यास का ऐलान किया है। अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में एमएस धोनी ने लिखा है कि आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए बहुत धन्यवाद। आज शाम 7:29 के बाद मुझे रिटायर समझा जाए। और अपने इस पोस्ट के साथ ही धोनी ने एक वीडियो भी शेयर किया है। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल कप्तान माने जाने वाले एमएस धोनी ने आज इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, जिसके कुछ देर के बाद ही सुरेश रैना ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। हालांकि दोनों ही खिलाड़ी आईपीएल के इस सीजन में खेलते हुए नजर आएंगे। माही की तरह ही रैना ने भी इंस्टाग्राम पर ही अपने संन्यास की घोषणा की है। रैना ने लिखा है कि माही, आपके साथ खेलने के अलावा कुछ भी नहीं था। पूरे दिल से गर्व के साथ मैं इस यात्रा में आपके साथ जुड़ना चाहता हूं। रैना ने कैप्शन में शुक्रिया भारत भी लिखा। देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार पर भी जमकर हमला बोला। सोनिया गांधी ने यह कहा है कि सरकार प्रजातांत्रिक व्यवस्था, संविधान मूल्यों और स्थापित परंपराओं के विपरीत खड़ी है। सोनिया गांधी ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए यह कहा है कि भारतवर्ष की ख्याति विश्व भर में न सिर्फ प्रजातांत्रिक मूल्यों और विभिन्न भाषा, धर्म, संप्रदाय के बहुलतावाद की वजह से, बल्कि भारत प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना एकजुटता के साथ करने के लिए भी जाना जाता है। सोनिया गांधी ने कहा कि आज जब समूचा विश्व कोरोना महामारी की महाविभीषिका से जूझ रहा है और तब भारत को एकजुट होकर इस महामारी को परास्त करने के प्रतिमान स्थापित करने होंगे। मैं पूरे आत्मविश्वास से कह सकती हूं कि हम सब मिलकर इस महामारी और गंभीर आर्थिक संकट की दशा से बाहर आ जाएंगे। उन्होंने कहा है कि हमने बीते 74 वर्षों की स्वाधीनता में अपने प्रजातांत्रिक मूल्यों को समय समय पर परीक्षा की कसौटी पर परखा है और उसे निरंतर परिपक्व भी किया है। आज ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार प्रजातांत्रिक व्यवस्था, संविधान मूल्यों और स्थापित परंपराओं के विपरीत खड़ी है। भारतीय लोकतंत्र के लिए भी ये परीक्षा की घड़ी है। तो लगातार कांग्रेस हमलावर है केंद्र सरकार पर और ऐसे में जब पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया बड़े ही धूमधाम से, तो ऐसे मौके पर भी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और मोदी सरकार पर परंपराओं के विपरीत खड़ा होने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान की तबीयत बिगड़ गई है। गंभीर हालत की वजह से चौहान को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। हाल ही में चेतन चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में चौहान के पास सैनिक कल्याण, होमगार्ड, पीआरडी और नागरिक सुरक्षा मंत्रालय है। 11 जुलाई को वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें
पीजीआई में एडमिट करवाया गया और इसके बाद उन्हें किडनी और ब्लड प्रेशर की समस्याएं भी शुरू हो गई, जिसके बाद 15 जुलाई को उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया और बीच में 2 बार चौहान की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद फिर से पॉजिटिव आई थी। चेतन चौहान 2 बार बीजेपी के लोकसभा सांसद रह चुके हैं। बता दें कि हाल ही में यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इससे पहले योगी सरकार में प्राविधिक शिक्षा मंत्री रही कमल रानी का कोरोना की वजह से निधन उनका हो गया था। उन्हें भी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पीजीआई अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। केरल में आए दिनों नशा तस्करी के मामले अब लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आबकारी विभाग के आला अधिकारियों ने वायनाड के थोलपेटी चेकपोस्ट पर एक वाहन से 100 किलोग्राम गांजा जब्त किया है और मामले में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक आबकारी विभाग के अधिकारी थोलपेटी चेकपोस्ट पर चेकिंग कर रहे थे और इसी दौरान आबकारी विभाग के अधिकारियों ने 2 तस्करों को 100 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। तो लगातार जिस तरीके से नशा तस्करी के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं पुलिस भी सतर्क नजर आ रही है और 2 नशा तस्करों को वायनाड से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चेकिंग के दौरान उनसे 100 किलोग्राम गांजा भी जब्त किया गया है। एक वाहन से आबकारी विभाग लगातार कार्रवाई में जुटा हुआ है और पुलिस और आबकारी विभाग की टीम, दोनों ही टीमें लगातार वहां पर सतर्क, और इसी वजह से ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 2 नशा तस्करों को टीम ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक वाहन से गांजा भी जब्त किया गया। महाराष्ट्र के मुंबई में कैप्टन अमोल यादव ने अपने घर की छत पर एक 6 सीटर एयरक्राफ्ट बनाया है। कैप्टन ने यह बताया है कि जहाज की टेस्ट फ्लाइट का पहला फेज समाप्त हो चुका है और इसके आगे 2 और टेस्ट हैं। एक में ये सर्किट पूरा करेगा और दूसरे में एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट पर जाएगा। अमोल ने यह कहा है कि हमारे पास परमिट टू फ्लाई भी है। कैप्टन अमोल यादव ने अपने घर की छत पर ही एक 6 सीटर एयरक्राफ्ट बनाया है, जिससे आसपास के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जो फेज़ टेस्ट फ्लाइट की फर्स्ट फेज़ है वो कंप्लीट हुई है। उस फेज़ में हमने ये चेक किया है कि क्या ये जहाज़ ग्राउंड पे होगा तो वो स्लो स्पीड में टैक्सी कर सकता है या फास्ट स्पीड में टैक्सी कर सकता है, ग्राउंड पे टर्न ले सकता है, ब्रेकिंग उसकी अच्छी है, ये टेक ऑफ हो सकता है या नहीं, अगर टेक ऑफ होता है तो स्ट्रेट लाइन में मेंटेन कर सकता है या नहीं, और फिर लैंडिंग होके उसको ब्रेक अप्लाई करके रनवे ख़त्म होने के पहले रुक सकता है या नहीं। ये सारी टेस्ट इनमें करनी थी, तो ये सारी टेस्ट हमने की है और ये सारी टेस्ट सक्सेसफुल हुई है। और इस सक्सेसफुल टेस्ट की फेज़ 1 सक्सेसफुल टेस्ट का अनाउंसमेंट हमने आज किया है। तो इसके आगे क्या क्या टेस्ट होंगे और कब आप अपना प्लेन है इसे ला सकते हैं, वो जानकारी? इसके आगे 2 टेस्ट है, जिसमें सेकंड टेस्ट में ये सर्किट कंप्लीट करेगा और थर्ड टेस्ट में ये एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट तक जाएगा। और ये सारी टेस्ट के लिए हम लोग रेडी है, जहाज़ पूरी तरीके से रेडी है और हमारे पास परमिट टू फ्लाई भी है, सो वी कैन कंप्लीट। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कोरोना काल में इस समय में गांव के लिए 3 स्टेप स्ट्रेटजी का सुझाव दिया गया है और कार्यकर्ताओं से गांव की जिम्मेदारी संभालने की अपील की गई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि देश कोरोना से जूझ रहा है, ऐसे में भी एक समय ऐसा ही था, फिर हमने सबको साथ लेकर उस पर काबू पाया है और अभी बाजी जीती नहीं है, लेकिन हालात ठीक हुए हैं। इसके लिए प्लाज्मा बैंक बनाए, बेड्स बढ़ाए और अभी देश में बढ़ते कोरोना को लेकर के चिंता होती है, जो कर रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन अभी कोरोना गांव तक पहुंच रहा है और कोरोना संकट के इस समय में गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं न पहुंचने का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने कहा कि 70 साल में हमने गांवों तक स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंचाई। मेरे दिमाग में कुछ सुझाव आ रहे हैं। दिल्ली में हमने होम आइसोलेशन किया, बहुत अनुभव हुआ। इससे 10,000 कोरोना मरीजों में से सिर्फ 1,000 ही सीरियस होते हैं और होम आइसोलेशन में घर पर इलाज होता है, लेकिन डॉक्टर्स की काउंसलिंग की जरूरत होती है। उससे कई सारे सबक मिले हम लोगों को। होम आइसोलेशन में एक सबक ये मिला कि
अगर आज आपके 10,000 मरीज है तो उसमें 1,000 सीरियस होते हैं मान लीजिए, तो 9,000 लोगों को हम घर में उनका इलाज कर देते हैं। अगर ये 10,000 के 10,000 मरीजों को अस्पताल ले जाते तो सोचो 10,000 बेड्स की जरूरत पड़ती, इतने अस्पताल तो थे नहीं। लेकिन अगर 1,000 मरीजों को ये अस्पताल लेके जाएंगे जो सीरियस हैं और 9,000 का इलाज हम घर में कर देंगे तो मेरे 9,000 बेड बच गए हॉस्पिटल के, इतने बेड खाली हो गए। उसी तरह से अगर हम गांव में अगर 3 स्टेप स्ट्रेटजी करें, एक स्टेप कि होम आइसोलेशन को बहुत अच्छा बनाए। होम आइसोलेशन का मतलब ये नहीं है कि अगर आपके माइल्ड सिम्टम है, एसिम्टोमेटिक है तो आपकी जिम्मेदारी से सरकार हाथ धो लेगी, नहीं। होम आइसोलेशन में 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। होम आइसोलेशन में घर में आपका इलाज हो रहा है लेकिन रोज सरकारी डॉक्टर्स की टीम आपको सुबह शाम फोन करती है, आपसे आपका हाल पूछती है, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आपको अस्पताल में शिफ्ट। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने तिरंगा यात्रा निकाली। बैलगाड़ी पर सवार होकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ ये यात्रा निकाली गई, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बनी। और इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रुड़की के खानपुर विधानसभा क्षेत्र में अपनी ताल ठोकी और विरोधियों पर जमकर हमला बोला। रुड़की के ढंडेरा फाटक से हरीश रावत बैलगाड़ी पर सवार होकर लंढोरा तक पहुंचे और इस बीच जगह जगह पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। में था, उन्होंने सड़क की मांग की थी लेकिन आज तक ये सड़क नहीं बनी। हमने इसके लिए पैसा दिया था जिसमें ढंडेरा और मोहन नगर के वाटर लॉगिंग को ख़त्म करने के लिए, पानी की निकासी के लिए, ताकि इसको हम सरोता में भेज सकें, पानी को यहाँ से निकासी करके जो है नदी में डाल दिया जाए। और काम उसके सारी रिपोर्ट बन गई, सब कुछ हो गया। जब हमारी सरकार बदली तो इन्होंने सब कुछ बदल दिया और ये सड़क तो हम बिल्कुल बहुत अच्छी हालत में छोड़ करके गए और आज ये बहुत ही बुरी स्थिति के अंदर है। राज एक लास्ट का पालन करेंगे और सब ने देखिए अपने अपने सब लोगों ने मास्क लगा रखे हैं, जो इस तरीके के उसमें रिक्वायरमेंट है उन सब का पालन। रुड़की के विधायक हैं, उन्होंने कोरोना काल में ये गलत है। मैं समझता हूँ उनकी अपनी समझ हो सकती है, लेकिन मास्क लगाना भी आवश्यक है और यथासंभव एक दूसरे से दूरी भी रखना जरूरी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस पर पहले कोरोना रोबोटिक्स मेले का आयोजन किया गया और शनिवार को शुरू हुआ मेला 7 दिन तक चलेगा, जिसमें कोई भी ऑनलाइन जुड़ सकता है। और मेले में एंटी कोरोना ड्रोन, डिसइंफेक्टेंट रोबोट जैसे 250 से ज़्यादा छोटे बड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल किए गए हैं और इन उपकरणों को आमतौर पर लोग चीन से खरीदते हैं। मेले के आयोजक मिलिंद राज का यह कहना है कि मेले का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प को पूरा करना है। इन उपकरणों का प्रयोग घर पर किया जा सकता है। और मिलिंद राज ने यह भी बताया कि कोरोना रोबोटिक्स मेले के तहत घर पर इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट बनाना सिखाया जा रहा है और इसमें ऐसे उपकरण भी शामिल हैं जो लोग चीन से खरीदते हैं। और मेले से जुड़ने के लिए जूम ऐप और व्हाट्सएप कॉल का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए वेबसाइट www.roboz.in और www.milindraj.com पर जाकर के पूरी जानकारी ली जा सकती है। रोबोटिक मेले में 1500 लोग हिस्सा ले रहे हैं। रोबोटिक्स मेला के थ्रू एक मैसेज दे रहे हैं कि हम लोग को इंडिपेंडेंस, अब एक वो वक्त आ गया है जब हम लोग को टेक्नोलॉजिकली भी इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। हम लोग को आत्मनिर्भर, जो हमारा एक मिशन है भारत का, इसको आगे ले जाना है। सेल्फ रिलायंट इंडिया इन फील्ड ऑफ एवरी डायमेंशन, चाहे वो तकनीक हो, आपके इनोवेशंस हो। हम लोग खुद के स्वयं निर्मित स्वदेशी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स और प्रोडक्ट्स को स्टार्ट करते हैं ताकि हम लोग बेहतर रूप से आत्मनिर्भर हों। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भारत चीन विवाद को लेकर के कहा कि चीनी सेना ने हमारे बॉर्डर में प्रवेश किया था, जिसे हमारी भारतीय सेना ने मार भगाया। और वहीं रामदास अठावले ने सुशांत केस में महाराष्ट्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सुशांत केस की सीबीआई जांच होनी ही चाहिए। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी कुछ भी स्पष्ट नहीं होगा। मुंबई पुलिस ने इस मामले में इतने दिन लगाए हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। बॉर्डर के मतलब वो झगड़ा करने के लिए उधर आए, बात सही है, लेकिन उनको उसी वक्त भगाने का भी काम अपनी आर्मी ने किया है। उसमें अपने 20 आर्मी के लोग शहीद हुए हैं।
तो प्रधानमंत्री जी ने ये बोला था कि भाई हमारे बॉर्डर में आकर कोई उन्होंने उधर वहाँ उन्होंने कब्जा किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो हमारे बॉर्डर के अंदर आकर उन्होंने छेड़छाड़ की है और उसमें अपने तो 20 नौजवान शहीद हुए, लेकिन उनके भी लोग मतलब उसमें मर गए हैं। तो ये भी बात मतलब चाइना ने छुपाई है, लेकिन अपने आर्मी ने उनका भी ईंट का जवाब पत्थर दे दिया है और उनको वहाँ से भगाने का काम किया है। मुझे लगता है कि मुंबई पुलिस के पास अभी पूरा 2 महीना 1 दिन हो रहा है, 1-2 दिन हो रहे हैं। मतलब 13 जून को मतलब सुशांत सिंह राजपूत जी ने आत्महत्या की थी और उसके बाद मतलब 2 महीने होने के बाद मुंबई पुलिस इतनी स्ट्रांग पुलिस है कि अगर कोई मर्डर होता है तो 24 घंटे के अंदर उस मर्डर करने वाले को ढूंढ कर लाते हैं। लेकिन सुशांत के आत्महत्या के पीछे किसका हाथ है, अभी तक एफआईआर दाखिल नहीं हुई है। अभी जब सीबीआई के पास इंक्वायरी देने की मांग बिहार सरकार ने की और उसके बाद भारत सरकार ने सीबीआई इंक्वायरी सुशांत सिंह राजपूत के केस में देने का निर्णय ले लिया, तो मुझे लगता है कि इस प्रकरण की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। हिमाचल में स्वतंत्रता दिवस पर कुल्लू के ढालपुर मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर भी उपस्थित रहे और मौके पर सीएम जयराम ठाकुर ने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए कहा कि सितंबर के अंतिम सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल टनल रोहतांग का उद्घाटन करेंगे और टनल सामरिक महत्व के अलावा एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में भी जाना जाएगा। और इस दौरान सीएम ने लग घाटी में पर्यटन के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। लाहौर जाने में कठिनाई होती है, आने में कठिनाई होती है, बीच में ऊंचा पहाड़ आता है, वो रास्ता रोक देता है, कई महीनों के लिए रोक देता है। और ऐसी परिस्थिति में आने जाने का रास्ता हमारा लाहौर स्पीति के लोग के साथ बना रहे और उसके साथ साथ सामरिक दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से भी यहाँ लाहौर स्पीति और कुल्लू के बीच में एक टनल का निर्माण होना चाहिए। और आज हमें इस बात की प्रसन्नता है वो टनल बन करके तैयार होने जा रही है और सितंबर के अंतिम सप्ताह में किसी भी वक्त हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी उसके उद्घाटन करने के लिए हम और आप लोगों के बीच में आने वाले हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रेसिडेंट डॉक्टर लोब्सांग सांगे ने धर्मशाला स्थित केंद्रीय तिब्बती प्रशासन सचिवालय में 74वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और इस मौके पर तिब्बती सरकार के मंत्रियों और सांसदों ने भी भाग लिया। निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रेसिडेंट डॉक्टर लोब्सांग ने यहाँ पर यह कहा कि भारत का स्वतंत्रता दिवस तिब्बती सरकार ने मनाया है। उन्होंने कहा कि आज खुशी का दिन है, भारत को इस दिन स्वतंत्रता मिली थी और उन्होंने ये भी कहा कि वो हर साल इस दिवस को मनाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भारत की उन्नति हो।
में मैं भारत सरकार और जनता को मुबारक देना चाहता हूँ, क्योंकि ये 74 ईयर्स में भारत ने बहुत उन्नति किया हुआ है, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली। तो भारत एक लोकतंत्र दिवस देश भी है, वहाँ पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी भी है, इसलिए हार्दिक मुबारक कहना चाहता हूँ। और जितने भी तिप्ती और तिप्ती हमारा परम पावन दलाई लामा जी, सबको अभी तक इतना सहायता किया, सपोर्ट किया, उसको भी हम इटर्नली ग्रेटफुल रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बेंगलुरु के कांग्रेस विधायक के भतीजे के सिर पर 51 लाख का इनाम घोषित करना एक तथाकथित समाज सेवी को भारी पड़ गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के 24 घंटे के अंदर ही शुक्रवार को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में आने पर आरोपी शाहजेब रिजवी ने यह कहा है कि मैंने भावनाओं में बहकर इनाम रखा था और एसपी देहात अविनाश पांडे ने यह बताया है कि फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है और पुलिस गिरफ्त में आए शाहजेब ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक के भांजे ने हुजूर पाक के बारे में जो बयान दिया था, उस बयान को देख करके मुझे बहुत दुख पहुंचा और भावनाओं में बहकर मैंने ये बयान दिया। बता दें कि बेंगलुरु के पुलकेशी नगर विधानसभा सीट से अखंड श्रीनिवास मूर्ति एमएलए हैं और श्रीनिवास मूर्ति कांग्रेस के सदस्य हैं और अखंड के भतीजे नवीन ने 3 दिन पहले फेसबुक पर संप्रदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट डाल दी थी, जिसके बाद बेंगलुरु में हिंसा भड़क उठी थी और गुस्साई भीड़ ने कांग्रेस एमएलए अखंड श्रीनिवास मूर्ति के घर में आगजनी का प्रयास भी किया। इसी हिंसा में जहां 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल हुए थे। पश्चिम बंगाल के हुगली में स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराने को लेकर के विवाद हो गया। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस हिंसक झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई। वारदात के बाद टीएमसी कार्यकर्ता वहां से भाग गए। जानकारी के मुताबिक हुगली के हरिशक गांव में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने एक ही जगह पर ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया हुआ था और इसी की वजह से तिरंगा फहराने को लेकर के दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में यहां पर झड़प हुई। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लहराया गया और स्वाधीनता के दिवस के अवसर पर सांसद सीपी जोशी ने इसका लोकार्पण किया और ये राष्ट्रीय ध्वज 30 फीट चौड़ा और 20 फीट ऊंचा है। इसका लोकार्पण सांसद सीपी जोशी, विधायक चंद्रभान सिंह के साथ कई जनप्रतिनिधि और रेलवे अधिकारियों ने किया है और इस अवसर पर सांसद सीपी जोशी ने यह कहा है कि देश विदेश से आने वाले चित्तौड़गढ़ में लोगों को राष्ट्रीयता की भावना का संचार हो, इसके लिए रेलवे स्टेशन के बाहर विशाल राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। और सीपी जोशी ने यह कहा है कि पीएम मोदी के निर्देश के बाद कई रेलवे स्टेशनों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाए जा चुके हैं। और आज चित्तौड़ के लिए भी गौरव की बात है कि 2 वर्ष पहले हमने एयरपोर्ट पे 100 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया था और आज चित्तौड़ शहर के लिए गर्व की बात है कि यहाँ भी रेलवे स्टेशन के बाद आज 100 फीट का तिरंगा फहराने का काम हुआ है। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और माननीय रेलवे मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि देश के उन प्रमुख स्थानों पर तिरंगा लगे जहां देश का प्रत्येक नागरिक आते जाते उस तिरंगे के ऊपर अपना गर्व महसूस कर सके। बिहार के किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड के अंतर्गत अर्थात फुआ पंचायत में भारत नेपाल सीमा पर तैनात जवानों ने एक दूसरे को 15 अगस्त के शुभ अवसर पर झंडा उत्तोलन के बाद मिठाइयां दी और खुशी जताई। इस मौके पर सुखानी थाना अध्यक्ष शिव कुमार प्रसाद क्षेत्र में मुस्तैदी दिखाते हुए तैनात देखे गए और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भीड़ भाड़ का ध्यान रखते हुए झंडा फहराया गया। हालांकि इस बार पहले की तरह बच्चों और लोगों का आगमन नहीं रहा। महामारी की वजह से हर कोई एक दूसरे को जागरूक करता हुआ भी नजर आया।
74 सालों में पहली बार जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस के भाषण को लाइव प्रदर्शित करते हुए श्रीनगर के महत्वपूर्ण स्थानों पर एलईडी स्क्रीन स्थापित किए थे और टीआरसी चौराहे, जहांगीर चौक और श्रीनगर के अन्य हिस्सों में प्रोजेक्टर लगाए गए थे। प्रधानमंत्री के भाषण को बड़े स्क्रीन पर लाइव प्रदर्शित किया गया और एक अधिकारी ने कहा कि ये पहली बार था कि पीएम के भाषण को श्रीनगर के इलाकों में बड़े स्क्रीन पर लाइव दिखाया गया हो। ये यूटी के रूप में जम्मू और कश्मीर का पहला स्वतंत्रता दिवस है। खासकर मैं अपने हंदवाड़ा की बात करूं, हंदवाड़ा में पहली बार आज हमने मैन चौक में जो झंडा लहराया, ये हिंदुस्तानियों की खुशकिस्मती है कि भारतीय जनता पार्टी ने हुकूमत संभाली है और आज पूरे देश में जश्न का माहौल है। मैं उम्मीद करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के हर वर्कर हर घर पे और हर जगह पे, हर नुक्कड़ में तिरंगा को ऊंचा करते रहेगी। खासकर जो हमारे वर्कर्स है, ये बिल्कुल इस गरीब आवाम की खिदमत भी करती रहेगी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में जिला कलेक्टर आवास और नगर परिषद में कलेक्ट्री परिसर में स्वाधीनता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया गया। वहीं राज्य सरकार के निर्देश पर जिला कलेक्टर के शर्मा ने नशा मुक्ति अभियान का आगाज भी किया और इस मौके पर जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों का मुंह मीठा कराया और स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। वहीं इस अवसर पर पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जाड़ावत, नगर ब्लॉक अध्यक्ष प्रेम प्रकाश मुद्रा समेत कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे और सभापति संदीप शर्मा ने यह कहा कि नगर परिषद क्षेत्र में विकास के कार्य हों, इसके लिए वो हमेशा प्रयास करते रहते हैं और आगे भी यही क्रम जारी रहेगा। हिमाचल के धर्मशाला में स्वतंत्रता दिवस पर विधानसभा अध्यक्ष ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और साथ ही उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित भी किया। जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह पुलिस ग्राउंड में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। इसमें विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने ध्वजारोहण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष ने राज्य युद्ध स्मारक धर्मशाला में वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की और अमर जवान ज्योति को भी प्रज्वलित किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने अपने संबोधन में प्रदेश के तमाम प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वीर सपूतों को भी याद किया गया। उन्होंने ये कहा कि बीजेपी सरकार प्रदेश का समुचित विकास करने पर बल दे रही है। प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूं। मैं यही कहना चाहता हूं कि 1947 और उससे पहले और 2020 के बीच में इस देश की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, ऐसे वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी, उनके चरणों में नमन करता हूं, उनको मैं आज याद करता हूं। 62, 65, 71 कारगिल के ऑपरेशन के समय जो शहीद हुए, जो घायल हुए, उनको भी मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज़ादी दिवस के मौके पर चंडीगढ़ के राजभवन में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने हरियाणा के वीर शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में हरियाणा सरकार ने एक और जहां कोरोना संक्रमण का डटकर मुकाबला किया है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में विकास की गति को धीमा नहीं पड़ने दिया है और इसके लिए हरियाणा सरकार बधाई की पात्र है। उन्हें गर्व है कि हरियाणा की वीर धरती पर उन्होंने लोगों की सेवा करने का उन्हें अवसर प्राप्त हुआ है और कोविड-19 नियमों के तहत पहली बार हरियाणा के राजभवन में स्वतंत्रता समारोह आयोजित किया गया। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद परेड का निरीक्षण करने के उपरांत राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने मार्च पास्ट की सलामी ली। मैं सभी वीर शहीदों को नमन करता हूं। हरियाणा के वीरों का देश स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज भी देश की सेना में
हर 10वां सैनिक हरियाणा से है। हरियाणा की इस वीर भूमि पर मुझे गर्व है। समय समय पर हरियाणा के वीरों ने जहां राष्ट्रीय सुरक्षा की नई मिसाल कायम की है, वहीं कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए भी प्रदेशवासियों ने एकजुटता दिखाई है। आज देश और प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व कोरोना संक्रमण महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए डॉक्टर, नर्स, पुलिसकर्मी, बिजली सफाई कर्मी, स्वयंसेवक अपनी जान हथेली पर रख कर कार्य कर रहे हैं। पंजाब के पटियाला में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने झंडा फहराया और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सेहत मंत्री ने पत्रकारों पर हमले को लेकर के कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी में जो एक तरफ फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं, इस तरह से हमले की वो कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त लोग धरना प्रदर्शन बंद कर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना करें और सुरक्षा का ध्यान रखें। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर स्थित सीनियर सेकेंडरी बाल स्कूल मैदान में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और इस अवसर पर खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने शिरकत की और तिरंगा फहराकर जनता को संबोधित किया। इस दौरान कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित भी किया गया और इस मौके पर खाद्य आपूर्ति मंत्री ने कहा कि आज़ादी के लिए हर व्यक्ति ने अहम भूमिका निभाई है और हमारा कर्तव्य बनता है कि उनकी शहादत को याद किया जाए। और इस दौरान शहीद हमीरपुर के शहीद अंकुश ठाकुर को भी याद किया गया। आज हम सभी हिमाचल वासी मिलकर अपने महान लोकतांत्रिक देश का 74वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन सभी महान देशभक्तों, स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि आज हम अपने देश के अंदर स्वाभिमान के साथ, स्वतंत्रता के साथ अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जीवन के स्तर को ऊपर उठाने के लिए खुले मन से बिना किसी बंदिश के हम अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। पंजाब के पटियाला में बेरोजगार मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर के मार्च निकाला। यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर बरादरी से सीएम अमरिंदर सिंह के घर तक मार्च निकाला, जिसके बाद पटियाला जिला पुलिस की तरफ से मल्टीपर्पज हेल्थ वर्करों को सीएम आवास के बाहर ही रोका गया और हेल्थ वर्करों ने सीएम के खिलाफ नारेबाजी की। पटियाला पुलिस ने मल्टीपर्पज हेल्थ वर्करों को सोमवार के लिए बैठक का समय दिया, जिसके बाद वर्करों ने धरना प्रदर्शन समाप्त किया। वहीं मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर के प्रधान ने ये जानकारी देते हुए बताया कि हम अपनी मांगों के लिए पिछले कई सालों से धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पंजाब सरकार की तरफ से उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। महकमे ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਮਿਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਮਰ ਹੱਦ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 200 ਪੋਸਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 64 ਪੋਸਟਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਬੈਕਲਾਗ ਦੀਆਂ ਨੇ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਮਿਲ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ 64 ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਉਮਰ ਹੱਦ ਛੋਟ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ हिमाचल के ऐतिहासिक चौगान मैदान नाहन में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल ने तिरंगा फहराया और प्रदेश और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। कोविड-19 के चलते इस बार कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया। संपूर्ण हिमाचल वासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। 15 अगस्त हम सब भारतवासियों के लिए
हम सब जानते हैं गौरवमयी और ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि इसी ही दिन एक लंबे संघर्ष के बाद, बलिदानों की कड़ी के बाद हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। स्वतंत्रता दिवस का यह अवसर उन सब महान देशभक्तों व स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करने का भी दिन है, जिन्होंने मां भारती को गुलामी की जंजीरों से आजाद करवाने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। पंजाब के संगरूर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कैबिनेट मंत्री विजेंद्र सिंह संगरूर में झंडा उन्होंने फहराया और वहीं दूसरी तरफ शिरोमणि अकाली दल अमृतसर की ओर से अपनी मांगों को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन उन्होंने अपनी मांगों को लेकर के किया। और शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के नेताओं ने यह कहा कि जिस तरह से आज भी कुछ सिख नौजवान जुर्माना भर कर के अपनी सजा पूरी कर रहे हैं और फिर भी जेलों में बंद हैं, ऐसे में वो सरकार से पूछना चाहते हैं कि वो किस जुर्म में जेल में कैद हैं। और साथ ही प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि पंजाब का पानी लूटा जा रहा है, राज्य सरकार इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है और वो नहीं चाहते कि पंजाब का पानी किसी दूसरे राज्य में जाए। ਸਿੱਖ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹਿਦਾ ਤੋਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਲੰਗੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮਿਲਿਆ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਹੈ ਸੂਬੇ ਤੋਂ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। पंजाब के तरनतारन के पुलिस लाइन ग्राउंड में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया और इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सुखविंदर सिंह सुख सरकारिया ने राष्ट्रीय तिरंगा लहरा कर के सलामी दी और कोविड-19 के चलते स्टेडियम में मौजूद लोगों ने झंडे को सलामी देकर राष्ट्रीय गान किया। और कोरोना के चलते लोगों को सैनिटाइज के बाद स्टेडियम में अंदर आने की अनुमति दी गई और इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सुखविंदर सिंह सुख सरकारिया ने पंजाब सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। और कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से राज्य में हर वर्ग के लोगों के लिए लाभकारी स्कीमें ला रही है। उन्होंने कहा कि नशे को खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने व्यापक अभियान चलाया है। राजस्थान के प्रतापगढ़ में 74वें स्वाधीनता दिवस समारोह का आयोजन किया गया और आयोजन को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के हॉकी मैदान में आयोजित किया गया। इस मौके पर प्रतापगढ़ की जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने ध्वजारोहण किया और पुलिस की मार्च पास्ट की सलामी ली और जिला कलेक्टर ने मौजूद समूह को स्वाधीनता दिवस की बधाई दी। अपने वक्तव्य में अनुपमा जोरवाल ने कोरोना संक्रमण के दौरान विशेष सावधानियां बरतने और जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे विशेष प्रयासों की जानकारी दी। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक तरफ देश भर में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था तो वहीं दूसरी ओर अपनी मांगों को लेकर के घरौंडा की आशा वर्कर हड़ताल पर हैं। घरौंडा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सीटू के बैनर तले बैठी आशा वर्करों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आशा वर्करों ने सरकार को कोसते हुए कहा कि सरकार कोरोना योद्धाओं को सम्मानित कर रही है, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान अपनी ड्यूटी निभाने वाले आशा वर्कर्स आज हड़ताल करने पर मजबूर हैं। सरकार ने आशा वर्करों की अनदेखी की है। कंटेनमेंट जोन में ड्यूटी के दौरान ना तो उनको कोई सैनिटाइजर दिया गया और ना ही उनको पीपीई किट दी गई। ऑनलाइन डाटा अपलोड करने के लिए सरकार ने आशा वर्करों को मोबाइल सिम तो उपलब्ध करवा दिए गए, लेकिन मोबाइल फ़ोन उन्हें नहीं दिए गए। वजह तो सर यही है, इतना ये कोरोना काल में इतनी विपत्ति में भी सर
हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही। 24 घंटे हमारी ड्यूटी लगाई जा रही है। कोरोना मरीज के पास सबसे पहले आशा वर्कर को भेज रहे हैं। आशा वर्कर के पास ना कोई सैनिटाइजर है, ना कोई मास्क है, ना कोई ग्लव्स है। और सबसे पास आशा के पास फ़ोन कर दिया जाता है कोरोना मरीज के पास जाके सर्वे करो, उनकी देखभाल करो। हमारे पास कोई सुविधा नहीं है और इतनी विपत्ति में भी सरकार में कोई सुविधा नहीं दे रहे। हमारी बहन अभी कोरोना पॉजिटिव हो रही है, लेकिन उनको भी कोई सुविधा नहीं मिल रही है। हमारी बहनें ब्याज पे पैसा ले लेकर अपना इलाज करवा रही है। हमें कोई इलाज, हमारी कोई जिम्मेवारी सरकार कुछ नहीं मानती हमारे लिए, और ना ही हमारे लिए कोई बीमा वगैरह कुछ भी किया है। इन्हें बड़े बड़े अधिकारियों की 1-1 लाख रुपए पेमेंट है सर, उनका 50 लाख रुपए का बीमा है, और सर हमारे सिर्फ 4000 रुपए है, और हमारे को सरकार कोई फैसला। मेरा नाम जगपाल राणा, सीटू जिला श्री करनाल से हूँ। मैं यहाँ गोंडा के अंदर आज आशा वर्कर की हड़ताल में यहाँ पर आया हूँ। ये 7 अगस्त से हड़ताल चली हुई है। हमने 24 जुलाई को हरियाणा सरकार को एक मांग पत्र दिया था। 21 जुलाई 2018 में जो समझौता सरकार ने किया था, लेकिन उन्होंने फ़ोन देने की बातचीत सरकार ने की थी। जो भी मतलब फ़ोन के ज़रिए सरकार ये जो हमारे को सर्वे है, जो भी काम करते हैं वो ऑनलाइन करने के लिए सरकार ने कहा था। सिम तो सरकार ने दे दिया है, और हमारे पास बड़े फ़ोन नहीं है किसी भी आशा वर्कर के पास, और कम पढ़ी लिखी आशा वर्कर है, और 50% इंसेंटिव जो सरकार ने काट लिया है उसको तुरंत सरकार जारी। देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, लेकिन इस मौके पर 7 ऐसे खास मेहमानों को खासतौर पर न्योता दिया गया। 7 कोरोना योद्धाओं को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित किया गया, और विशेष आमंत्रण में शामिल प्रशासनिक, चिकित्सा, नर्सिंग, पुलिस, सिविल डिफेंस और सफाई व्यवस्था के क्षेत्र में काम करने वाले ये कोरोना योद्धा हैं। इसी कड़ी में राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सीनियर ऑफिसर डॉक्टर हरिदेश कुमार ने भी इसमें हिस्सा लिया, और इस दौरान उन्हें सम्मानित भी किया गया। देखिए, जहाँ तक कोरोना वॉरियर के लिए सरकार ने हमें रिकॉग्नाइज़ किया है, उसके लिए तो हम सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। चैलेंज की जहाँ बात है, चैलेंज तो थे, डेफिनेटली थे, क्योंकि पहली बार ये बीमारी आई है। तो पहले से स्टडी में हमारे यहाँ कुछ नहीं था। ये डे टू डे में स्टडी करते थे, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल देखते थे, जो डेवलप कंट्री हैं जो वो फॉलो करते थे, उसी को हम पढ़ के पेशेंट के लिए अप्लाई करने की कोशिश करते थे। इनिशियली चैलेंजेस ये थे कि इनिशियली स्टडी कुछ नहीं थी, और अभी भी आउटकम की कोई खास स्टडी नहीं है, इसके बाद स्टडी बनेगी। तो जो इनिशियली चैलेंजेस थे वो वैसे नहीं थे कोई थंब रूल वाले। डे टू डे में जो प्रॉब्लम थी वो हम सॉल्व कर रहे थे। प्रॉब्लम यह थी कि डिजीज़ को कंट्रोल कर रहा है, केवल उसको ट्रीट तो कर ही नहीं सकते। कोई डिजीज़, उसकी डिजीज़ अभी तक आज तक कोई मेडिसिन नहीं है, और जो भी मेडिसिन है वो डाउटफुल मेडिसिन है, वो ऐसा नहीं कि 100% काम करती हैं। तो ये एक चैलेंजेस था कि हम काम कर रहे हैं, उसका आउटकम क्या आएगा। सर, क्या जिम्मेदारियां थी आपके ऊपर? अगर राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की अगर बात करें, बड़ा हॉस्पिटल है, कोरोना काल में 2 ही बड़े हॉस्पिटल थे दिल्ली में जो शुरुआती तौर पर, आपकी क्या जिम्मेदारी थी? एक तो हमारी जिम्मेदारी, हमने वहाँ जाके देखा तो एक ऐसा फ्री फ्लो पेशेंट का जो आता है मरीज का, उनके लिए एक अलग उन्होंने बना रखा था, उसको फ्लू क्लिनिक का नाम दिया हुआ था। तो हमें फ्लू क्लिनिक की जिम्मेदारी थी कि भाई आप इसको देखो। हमने फ्लू क्लिनिक को जाके देखा, हमें लगा यहाँ कुछ और अच्छा किया जा सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि वहाँ कुछ नहीं था, हमने सोचा इसमें और अच्छा किया जा सकता है। तो जो हमें लगा, जितना हम जानते थे, जितना हमने अपने हॉस्पिटल में किया, वहाँ पर फिर हमने उन चीज़ों को थोड़ा और सुधार किया, उनसे डिमांड किया एडमिनिस्ट्रेशन से। एडमिनिस्ट्रेशन ने तुरंत हरकत में आके उन चीज़ों को हमें बिल्कुल सेकंड डे, थर्ड डे से ही सारा प्रोवाइड कर दिया। टिहरी की नरेंद्र नगर विधानसभा में देर रात तक हुई भारी बारिश से तबाही का मंजर साफ दिखाई दे रहा है। ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऑलवेदर रोड निर्माण कंपनी द्वारा निर्मित भारी भरकम ऊंचाई वाला पुश्ता मूसलाधार बारिश में भर भरा कर ढह गया। पुश्ता ढहते ही भारी मात्रा में बरसात के पानी के साथ मलबा खारदी खला लिंक रोड पर जा पहुंचा, और जानकारी के मुताबिक जहां गदेरे में पुल निर्माण किया जाना था, लेकिन PMGSY ने पुल निर्माण को ठंडे बस्ते में डालकर आनन फानन में रोड का निर्माण बगैर पुल के ही आगे बढ़ा दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि गदेरे का सारा मलबा और पानी ढालदार सड़क पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ गया।
ये ऊपर ये जो खाला दिख रहा है इसमें ऊपर NH4 की जो ऊपर से बड़ा पुस्ता गिरा उसका मलमा सारा खाले में आके जमा हुआ। यहाँ पे कॉजवेज की कोई सुविधा नहीं थी, उसका सारा पानी सड़क होते हुए ये हमारी ग्राम सभा की यहाँ पे काश्तकारों की सारी भूमि सारी रोड यहाँ से नीचे वाले खेतों में मलमा भर के सारी लोगों की ज़मीन ख़त्म हो गई है। हम आपके माध्यम से सरकार को इनको मुआवजा देने की और इस रोड का जल्दी से जल्दी हमें सुविधा देने की कृपा करें। ये ऑल वेदर रोड जो NH 94 है, इनके अधिकारियों की लापरवाही के कारण इन्होंने जो यहाँ पे दो आधार में जो पुस्ता बनवाया उसका जो पानी का जो डाइवर्जन था वो इन्होंने गांव की ओर कर दिया, जो कि इतनी बड़ी ग्राम सभा यहाँ पर क्या कहते हैं भैंसरक है। इसकी दो रोडें, एक PWD की है और एक जो है ये PMGSY वाली है। दोनों रोडों को जो है वो तोड़ते हुए जो है यहाँ पे इतना बड़ा नुकसान ग्राम सभा वालों का कर दिया। उनकी पूरी जो है ज़मीन, पुश्तैनी ज़मीन जो है ये भैंसरक की सारे काश्तकारों की और नीचे ये कंडारी गांव वहाँ तक जो है सब लोगों की जो पुश्तैनी ज़मीन थी, जो लोगों की आजीविका का साधन था, उसको पूरी NH की लापरवाही के कारण जो है आज लोगों को जो है इनके खामियाजी का जो है इनकी लापरवाही का सिंह नहीं है। और मैं यहाँ एक गांव भैंसरा गांव का रहने वाला हूँ। आप देख सकते हो कि NH 94 जो रोड जो पुस्ता टूटा है वो हमारे गांव की गदेरे की तरफ आया, जिसके कारण यहाँ पे काफ़ी सारी नुकसान होती है। यहाँ पे काफ़ी सारे खेत जो है वो बह गए हैं, काफ़ी सारे भूस्खलन हुआ है यहाँ पे, जिसके कारण पानी आने के कारण यहाँ पे पूरा आप देख सकते हो कितना नुकसान हुआ है। और हमें सरकार से यह गुजारिश है, जितना भी हमारा जो नुकसान हुआ है, खेतों का हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो वो हमें जल्द प्राप्त करें। दरभंगा के लहरियासराय स्थित नेहरू स्टेडियम में समारोह आयोजित किया गया और आयोजन में दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त मयंक वरवड़े ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इस अवसर पर दरभंगा DM, IG, SP समेत कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे। और वहीं स्वतंत्रता दिवस समारोह में इस बार कोरोना काल को लेकर के आम लोग नहीं पहुंचे। मयंक वरवड़े ने कोरोना और बाढ़ से जुड़े कार्यों पर प्रकाश डाला। वाले सभी वीर सपूतों को हम दिल से नमन करते हैं। इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सरकार की उपलब्धियां एवं प्राथमिकताओं को मैं बताना उचित समझता हूँ। सरकार का मूल संकल्प राज्य में न्याय के साथ सर्वांगीण विकास है और विकास की इस यात्रा के क्रम में जो संकल्प लिए गए हैं उसकी प्राप्ति के लिए सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है। इस वर्ष दरभंगा जिले के लोगों ने जिस बहादुरी के साथ दो प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया एवं संकट की घड़ी में प्रशासन द्वारा उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की कोशिश की गई, इसका यहाँ पर उल्लेख करना समुचित होता है। इस वर्ष दरभंगा जिला सहित संपूर्ण बिहार विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 प्रभावित रहा। इस महामारी से निपटने के लिए सरकार द्वारा 25 मार्च से 21 मई तक 4 चरणों में लॉकडाउन किया गया। लोगों को इस महामारी के संबंध में जागरूक करने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार कराया गया। कोरोना पॉजिटिव मरीजों को चिन्हित करने के लिए सैंपल संग्रह एवं जांच की व्यवस्था की गई। दरभंगा में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए खेती शोध बिल को लेकर के लगातार किसान विरोध दर्ज करवा रहे हैं और इसी मुहिम के तहत पंजाब के फरीदकोट में भी विभिन्न समूहों की तरफ से विरोध जताया गया। फरीदकोट जिले में कोटपुरा, जैतों और फरीदकोट में ऑर्डिनेंस के विरोध में प्रदर्शन किया गया और फरीदकोट में BKU राजोवाला के जिला प्रधान विंदर सिंह गोलेवाला की अगुवाई में रोष मार्च निकाला गया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। साथ ही किसान खेती ऑर्डिनेंस बिल की कॉपियां भी किसानों ने जलाई। हो रहा है आर्ਡੀਨੈਂਸ ਸਾੜੂ जो प्रोग्राम है ये हो रहा है और इस करके हो रहा। ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ और इस तहत लगातार ਸਾਡੇ प्रोग्राम ਚੱਲਦੇ रहने क्योंकि जो ਆਰਡੀਨੈਂਸ है इस ਨਾਲ किसान की बर्बादी हो जानी, किसान मर जाना है। क्योंकि ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ जो कानून ही इस तरह का बनाता कि ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ जो सारे पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ हरियाणे ਦੇ ਵਿੱਚ, जिस तहत एक सरकारी मंडी होगी और एक प्राइवेट बाहर मंडी बनाती है। सरकारी मंडी ਦੇ ਵਿੱਚ जो 8.5% फीस होगी
ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਜੋ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦਾ 165-70 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਹਰ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰੀ ਉਹਨਾਂ 165-70 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਬਾਹਰ ਵੇਚੇਗਾ, ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, FCI ਦੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਦ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਵਪਾਰੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ 1000-1200 ਨੂੰ ਖਰੀਦੇਗਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਸਤਾ ਜੋ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟਾਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟਾਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੇਸ SDM ਦੇ ਸਿਰ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। SDM ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 5-6 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਗੇੜੇ ਲਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ और किसानी ਨੂੰ बर्बाद कर। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां पर एक नर्सिंग होम संचालक का अमानवीय चेहरा सामने आया है और पैसे के भुगतान पर अस्पताल संचालक ने महिला का शव देने से इनकार कर दिया और शव दिलवाने पहुंचे पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू की भी हॉस्पिटल संचालक से कहासुनी हुई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोपी अस्पताल संचालक चंदौली बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भी हैं और यही नहीं, हॉस्पिटल संचालक के KN पांडे केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडे के करीबी बताए जा रहे हैं। और यही नहीं, अस्पताल संचालक का आरोप है कि पूर्व विधायक जबरदस्ती लाश उठाकर ले गए, और जबकि विधायक मनोज सिंह डब्लू का कहना है कि गरीब परिवार से जबरन वसूली के लिए लाश रोकी गई थी और 40,000 का खर्चा बताकर 90,000 रुपये मांगे जा रहे थे। विधायक जी आए हैं गरीब की झोपड़ी के पास, क्या मामला है? मामला यह है कि भारतीय जनता पार्टी के चंदौली जिला के स्वास्थ्य प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं मैक्सवेल हॉस्पिटल के पांडे जी, और उनके हॉस्पिटल में गरीब परिवार की महिला का मौत हुआ है। और मौत होने के बाद पहले 40,000 में बात हुई थी डिलीवरी में, और मौत होने के बाद वो 90,000 मांग रहे हैं। परिवार वाले 40,000 रुपये लेके गए थे और बॉडी भी नहीं देने का काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष की जब ये हालत है, मुझे मालूम पड़ा कि महेंद्र नाथ पांडे जी माननीय मंत्री जी के बहुत करीबी हैं, वो इस सह पर यह मरने के बाद भी लोगों से दूना तीना पैसा वसूलने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं यहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाने का काम कर रहा हूँ। क्या करेंगे? आए हैं तो मैं चल रहा हूँ वहाँ पर DM और CDO CMO को मैं बुलाऊंगा और वहाँ पर बात होगी। इसके लिए इसकी लड़ाई पूरी लड़ी जाएगी। केंद्र सरकार ने बीते दिनों कृषि के लिए 3 अध्यादेश पास किए थे, जिसको लेकर के पूरे देश में किसान इसका विरोध कर रहे हैं। आज हरियाणा के सोनीपत में भी स्वतंत्रता दिवस पर किसानों ने अनाज मंडी में इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और सरकार को किसान विरोधी बताया। तस्वीरें सोनीपत से सामने आई हैं, जहां पर एक तरफ पूरा देश आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ दिखाई दिया, तो वहीं सोनीपत जिले के किसान केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेशों का विरोध करते हुए नजर आए और किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार को किसान विरोधी बताया। देखिए, सरकार ने इस देश के किसान और आम जन मानस के विरुद्ध 3 अध्यादेश ऐसे पारित किए हैं जिससे इस देश का किसान, आड़ती, मजदूर, मुनीम और आम जन मानस बेकार हो जाएगा। ये हमारे हित के कानून नहीं हैं बनने जा रहे, ये अंबानी और अडानी के यानी पूंजीपतियों के हक के कानून बनने जा रहे हैं। हम इसका विरोध कर रहे हैं। पीछे 20 तारीख का भी हमने पूरे देश में हरियाणा, पंजाब और कई स्टेटों में विरोध किया, और आज 15 अगस्त को ये लोग कहते हैं कि आज़ादी के दिवस पर आप ऐसा मत करिए। हम आज़ादी के दीवाने हैं। हमारे ही पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी आज़ादी की, और आज़ादी की लड़ाई में इनका 1% भी योगदान नहीं है। हम नमन करते हैं उन हमारे पूर्वजों को। उनने आज़ादी इसलिए नहीं लड़ी थी कि अंबानी अडानी की आज़ादी हो, उन्होंने लड़ाई इसलिए लड़ी थी कि आम जनमानस को समानता का अधिकार मिले। वो हम आर्थिक आज़ाद गुलामी झेल रहे हैं। इस आर्थिक गुलामी के आज का हमने दिन इसीलिए चुना, एक तरफ तो हमारे देश की स्वतंत्रता दिवस को उसमें सरकार ढिंडोरा पीट के कहे कि वह हमने ये स्वतंत्रता दिवस शहीद हो गए उसमें मना रहे हैं। हमने आज के दिन आज़ादी में ली थी,
आज़ादी 3 लोगों को मिली, जो वायदे करे थे वो एक भी निभा नहीं है। जैसे स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करना और भूमि अधिग्रहण का कर्ज माफ़ी के, इन्हें ऐसा कोई काम नहीं किया। उल्टा किसान मर आड़ते बीच में दूरियाँ बनाने का काम शुरू किया। इसमें जो इन जो केंद्र में 3 अध्यादेश जो लेकर आए, अर्थ बिल्कुल किसानों के हित में नहीं है। आज हम इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि भाई किसान आज़ाद नहीं है, आज़ाद ये लोग हैं जो झूठ बोलकर अपना सत्ता हासिल कर। यूपी के आगरा से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर थाना न्यू आगरा इलाके के गिरीश बिहार बलकेश्वर में देर शाम एक मकान के अंदर तांत्रिक विद्या चल रही थी और पड़ोसियों के विरोध करने पर थाना न्यू आगरा पुलिस मौके पर पहुंची और कई घंटों के बाद तांत्रिक विद्या कर रही महिला को कमरे से बाहर निकाला गया। वहीं पड़ोसियों का कहना है कि सोनिया नाम की महिला अपने पति पर देवरानी से तांत्रिक विद्या करा रही थी और जब पड़ोसियों ने चीखने की आवाज़ सुनी तो घर का दरवाज़ा खुलवाया और अंदर देखा तो घर के अंदर हवन पूजन चल रहा था और एक महिला विशाल गोयल नाम के व्यक्ति पर तांत्रिक विद्या कर रही थी। वहीं मौके पर पहुंची थाना न्यू आगरा पुलिस ने जब पूछताछ की तो विशाल गोयल के शरीर पर गंभीर चोटें भी पाई गई और फिलहाल थाना न्यू आगरा पुलिस ने तांत्रिक कर रही महिला और उसके साथ एक व्यक्ति को भी हिरासत में ले लिया है और पूछताछ अब की जा रही है। हल्का सा मानसिक संतुलन ऐसा लग रहा है, मेरा मानसिक संतुलन थोड़ा या पता नहीं क्या है, मेरे अंदर से कुछ ऐसा लग रहा था, अंदर कुछ है, मैं घबराहट पैदा कर रहा था अपने अंदर। क्या हो रहा था? पूजा हो रही थी, क्या हो रहा था? अब ये तो आपके सामने है, जो तो आप देख रहे हैं। मेरे अंदर से घबराहट पैदा हो रही थी। चोटें कैसे लगी आपको? पीछे जो पीठ पे चोट लगी हुई है आपकी? वो हो सकता है कि ये निकालने के लिए इन्होंने करा हो। मारपीट की है इन लोगों ने? वो तो देखो, ये सब विद्या है, इन्होंने मेरे अंदर से कोई तांत्रिक विद्या चल रही थी अंदर? मुझे नहीं मालूम। ये 2 लोग और कौन थे? जो महिला है जो? हाँ, वो भैया है, वो भैया की घरवाली है। वो तांत्रिक विद्या करने की है जी, मुझे नहीं मालूम कौन सी विद्या है। मैं तो अपने भगवान की सेवा करता हूँ। पूजा करी जा रही थी आपके ऊपर? हाँ, बस ये है कि मेरे को कुछ तकलीफ थी, हो सकता है मेरे अंदर की तकलीफ निकालने के लिए ही उन्होंने ये पूजा की है। इनकी काफी दिनों से तबीयत खराब थी तो इनको डॉक्टर के दिखाया गया। डॉक्टर ने कही थी MRI कराओ दिमाग की, इन्होंने MRI नहीं कराई। डॉक्टर ने कही 3 दिन इंजेक्शन लगाओ, तो इनके 3 दिन इंजेक्शन लगे जो सही हो गए। 2 दिन इलाज चला जो काम धंधे पे भी जा रहे थे अपने। तांत्रिक 10 बजे का आया है, हमने 1 बजे से बाहर नाटक देखा है। मुंह में जलता हुआ कपूर, चिमटा, पेट पे आग और पूरे शरीर पे कपूर और चप्पल से, जूते से, डंडे से ये सब लोग मार रहे थे, घर के भी और वो तांत्रिक वो करवा रही थी जो भी। ये आज से ही चला है। चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।